जय भारत बच्चों। कल हमने अपने बचपन लेसन में सीखा कि लेखिका जो है हमारे और आपके बचपन के बारे में बता रही हैं कि कितना फ़र्क है। कहाँ तक पहुँचे थे कि लेखिका जो है हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीद करके रात में वो सोने से पहले मज़े ले कर के खाती थी। उसके बाद वो बताती हैं कि शिमला के काफ़ल यानी वहाँ के फल भी उनको बहुत याद आते, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में खाए जाते थे। ये सब जो आज के जो फल हैं और उनके समय के जो फल हैं उनमें भी उनको परिवर्तन नज़र आता है। अभी चने के बारे में बता रहे कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी ये अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को याद रहता था। ये एक उसका जो है क्रांति पिक्चर का गाना है। तो उसी तरह से जो लेखिका है वो कागज़ की पुड़िया में चने भी खरीद के खाती थी। आज भी जो है ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं वो स्कूल के सामने जो है लंच ब्रेक में अक्सर ठेले पर जो है ठेले वाले लगा के रखते हैं। तो उनके बारे में बता रही है लेखिका कि ऐसा हम लोग वहाँ पर शिमला में खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला में हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। इसके बाद में लेखिका हम आपको जो है वहाँ के शिमला रिज के बारे में बताती कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल में घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात भी फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने खाजू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजने तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी शिमला रिज के बाद वहाँ पर उनको चर्च की याद आती है। वो चर्च के बारे में बताती है कि वहाँ पर जाखू के पहाड़ के ऊपर जो शिमला के पास जो है चर्च बना था, वहाँ की जब घंटियाँ बजती थी तो लेखिका को लगता था जैसे प्रभु ईसा मसीह हमको उस घंटी की धुन के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। यानी लेखिका शाम के समय के दृश्य के बारे में बता रही हमको कि अचानक से सूर्यास्त होता है और पहाड़ पर दूर दूर तक गहराई छाने लगती है, यानी अंधेरा छा जाता है और अचानक से पूरे शहर में बत्तियाँ टिमटिमाने यानी जलने लगती हैं और वहाँ की रौनक और दुकानों की चमक एक अलग तरीके की ही दिखाई देती है। और फिर उस पॉइंट पर जो भीड़ से आवाज़, कोलाहल मतलब आवाज़ उठती, वो अलग ही तरीके की लगती है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उन पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ऐसा दृश्य लेखिका बताती कि वहाँ पर सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान थी जहाँ पर वहाँ पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। रेलवे प्लेटफार्म का दृश्य उसमें दिखाई दे रहा था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, वो देखो, और वो गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती कि हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और
ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। लेखा अभी शिमला के बारे में, ट्रेन के बारे में बताती है कि वही एक शिमला कालका ट्रेन थी जो तेज़ रफ्तार में चलती थी। उनके यहाँ कभी कभी हवाई जहाज़ दिखाई देता था, और जैसे ही आवाज़ आती थी बच्चे घर से बाहर निकलते तो देखते कि आसमान में भारी भरकम यानी बहुत बड़ा पक्षी उड़ा जा रहा है, क्योंकि हवाई जहाज़ का जो आकार है वो पक्षी के जो है आकार का दिखाई देता है। इसलिए लेखिका जो कहती है कि अब अचानक दिखाई दे और अभी इधर दिखाई दे और तभी गायब हो जाए। उसके बाद लेखिका को और एक दुकान याद आती है जो थी वहाँ पर चश्मा के दुकान, जो डॉक्टर वहाँ पर अंग्रेज़ डॉक्टर थे जो चश्मे की दुकान पर रहते थे, वो लेखिका को याद है। शुरू में चश्मा लगाना उनको बड़ा अटपटा लगता था, यानी लेखिका को चश्मा भी लग गया था, बचपन में ही लग गया था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या कहा था कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 0 पॉइंट माइनस होगा, कुछ दिन लगाओगी लगातार तो वो उतर जाता। जब लोग उनसे पूछते कितनी उम्र में तुमको कैसे लग गया चश्मा, तो हर किसी से यही उत्तर देती कि ज़्यादा परेशानी नहीं, कुछ दिन के बाद में उतर जाएगा। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते थे और उनको ऐसे ही बोलते थे, इसलिए लेखिका सबको ऐसे ही जवाब देती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसे लग रही है। यानी लेखिका को डॉक्टर ने जो कहा था कि कुछ दिन लगाओगी तो चश्मा उतर जाएगा, वो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उनको चश्मा जब जो लगा तो तब से लेकर आज तक, यानी दादी और नानी मौसी की उम्र की हैं तो भी अभी तक उनका चश्मा उतरा ही नहीं है, बल्कि नंबर बढ़ते ही गए उनके। और इसलिए सब उनको देख के हंसते थे। उनके चचेरे भाई भी उनको देख के हंसते थे और बोलते थे कि देखो देखो कैसी लग रही है ये। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनके चाचा जी उनके चचेरे भाई उनको एक ऐसे पंक्तियों के माध्यम से चिढ़ाते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। इस लड़की ने आँख पे चश्मा किस लिए लगाया, ताकि इसको दूर तक दिखाई दे, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेकिन इस लड़की को पता नहीं है कि चश्मा लगाने से इसकी सूरत बंदर के जैसे हो गई। जैसे कि काले बंदर का मुंह होता है ना, उसको लंगूर बोलते हैं। इसलिए उनके चचेरे भाई लेखिका को ऐसा कह करके चिढ़ाते थे। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ हाँ हाँ। यानी लेखिका अपने चचेरे भाई की कही हुई पंक्तियाँ जो है वो बार बार मन में सोच रही है कि चश्मा लगा के देखती हूँ तो सच में लंगूर दिख रही हूँ, चश्मा उतार के देखते कि अब अच्छी दिख रही हूँ। इसी वो सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में शीशे के सामने खड़ी होकर के सोचती ही रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। यानी ये सब सोचते सोचते वो परेशान हो गई, इसलिए छोटे भाई की टोपी उठाई और अपने सिर में लगा ली। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ साहस सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी लेखिका जो है ना, अपने विचारों के साथ साथ अपने पहनावे के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपनी रुचियों के बारे में आपको इस पाठ में बताया है कि हमारे चचेरे भाई हमको इस तरह से चिढ़ाते थे, लेकिन अब चश्मा जो है
अगर उतारती हूँ तो चेहरा खाली खाली लगता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की हमारे मन को आदत लग जाती है, शरीर को आदत हो जाती है, तो उसका प्रयोग ना करने पर हमको खालीपन होता है। लेकिन शुरू में लेखिका को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो बच्चों, आप लोग जो है इस वीडियो को सुनने के बाद में मुझे बताना, इस पाठ का जो उद्देश्य जो है वो है कि हाँ, लेखिका के बचपन और अब के बच्चों के बचपन में कितना अंतर है, यही आप लोगों को बताने के बारे में कोशिश की है। इसलिए पाठ का नाम ही बचपन है। तो इस पाठ में आप लोगों ने क्या सीखा, आधा हमने जो है गूगल मीट क्लास में सिखाया, आधा हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भेज रहे हैं इस पाठ का जो है स्पष्टीकरण। इसलिए अब आप लोग जो है, जब मैं फिर से क्लास लूँगी तो इसी पाठ के ऊपर चर्चा करूँगी कि इस पाठ में आपने क्या सीखा, लेखिका के बचपन और तुम्हारे बचपन में क्या क्या अंतर है। लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है, तुम लोगों को अपने बचपन के बारे में उसकी तुलना करके हमें बताना है कि लेखिका का बचपन ऐसा था और हमारा बचपन उसकी जगह पर ऐसा है। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।